बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज माचपी लेक्चर बॉटनी। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, और फिर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल को ह्यूमन के अंदर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया है। वो कहते हैं कि एवरी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी। ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि हर जो स्पीशी है वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करती है। इन ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरिड एंड सम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कहीं पर सेक्सुअल है, कहीं पर वेजिटेटिव है। In one respect, reproduction differ from all other functions of animal. It is not necessary for the well-being of the individual. तो रिप्रोडक्शन जो है ना वो किसी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पीशी के लिए ज़रूरी होती है। तो स्पीशीज़ अगर रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से मौजूद स्पीशीज़ हैं वो मरना शुरू हो जाएंगी, और जब नई स्पीशीज़ बनेंगी नहीं तो अल्टीमेटली वो स्पीशी जो है वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। Although reproduction has nothing to do with the survival of the individual, it is very important to the survival of a species or a population. Reproduction is the mechanism that produce new generation and maintain a species. तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे फॉर द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें नई जनरेशन्स को प्रोड्यूस किया जाता है और स्पीशीज़ को रिप्रोडक्शन के ज़रिए मेंटेन किया जा रहा होता है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन ड्यूरिंग विद द टोटल क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द सेल इज एग्जैक्टली रेप्लिकेट एंड पास ऑन टू द डॉटर सेल सो दैट ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी किस्म का मेटिंग का प्रोसेस नहीं है, किसी उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पेरेंट जो है या सिंगल सेल जो है वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा और नया सेल जो है वो बना लेगा, डॉटर सेल्स बना लेगा। इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट जैसी, यानी जिस पेरेंट से रिप्रोड्यूस किए हैं। तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस आ जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अ फर्टिलाइज्ड एग इज़ प्रोड्यूस थ्रू द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस स्पेशलाइज सेक्स सेल्स। यानी इसमें होता क्या है, दो पेरेंट्स चाहिए और होगा ये कि एग और स्पर्म ये दो सेक्स सेल्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और उनके नतीजे में एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो सामने आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो है फर्टिलाइज एग है वो एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो के बाद एक अडल्ट बनाएगा। अच्छा, अब ये है कि जो हमारे पास सेक्स सेल्स बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि सेक्स सेल्स इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, तो इट मीन्स कि उनके क्रोमोसोम भी कंबाइन कर रहे हैं। अगर तो ये सिंपल क्रोमोसोम के साथ आ रहा होगा, यानी जिस तरह से हम कहते हैं जी हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के अंदर, तो अगर एक सेल और उसके अंदर स्पर्म सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर तो 92 जो है क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसका मतलब है क्रोमोसोम की तादाद तो फिर वेरी करेगी हर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा होता। तो क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन किया जाता है मियोसिस के ज़रिए। तो मियोसिस होती है गैमीट्स में, और जब गैमीट्स बनते हैं तो उसको हम कहते होते हैं गैमीटोजेनेसिस, इन विच नॉट ओनली द क्रोमोसोम नंबर इज़ हार्व्ड बट रीशफलिंग ऑफ जीन्स लीड टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन। ये आपने पढ़ा हुआ है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के दौरान में रीशफलिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि मियोसिस के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि क्रोमोसोम की तादाद को हाफ कर दिया जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि रीशफलिंग हो जाती है जीन्स की। This not only maintain the chromosome number in a species but also produce genetic variation, an important factor in the survival and adaptation of a species or a population. In plant, if there is alternation of generation, namely diploid sporophyte and a haploid gametophyte, meiosis occur during spore formation. Plants में क्या होता है, alternation of generation होती है। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, किंगडम प्लांटी के अंदर बताया हुआ था कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनाता है और गेमेटोफाइट से फिर वो बनते हैं स्पोरोफाइट बनते हैं। In asexual reproduction, although the increase in number of genetically alike individual from a parent is very rapid, but this is not an adaptive method and may at some stage jeopardize the survival of the species. तो asexual reproduction में no doubt तेज़ी के साथ तादाद बढ़ती है, लेकिन इसमें ना क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ आ रही होती हैं,
तो फिर ये होता है कि अगर कोई एक बीमारी एक ऑर्गेनिज्म को हो जाएगी तो वो फिर सबको हो जाएगी, क्योंकि सबका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम है। इस तरह से स्पीशी का सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। मैन हैज़ फेवर्ड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर हिज ओन नीड कॉमनली इन प्लांट, but now tissue culturing in plants and cloning in animals are being adopted for producing organism of variable characteristics without a change in their genetic makeup। तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि अब हम क्लोनिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, तो इस तरह से हम ना जेनेटिक मेकअप चेंज किए बगैर अपनी मर्ज़ी के एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्लोनिंग हैज़ बीन practiced successfully, but its disadvantage like rapid aging and low resistance to environment stress and disease are still the limitation for commercial venture। तो ठीक है, क्लोनिंग एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन वही बात है कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंस नहीं होते हैं एनिमल, तो फिर ये है कि किसी एक एनिमल की डेथ जो है वो सबकी डेथ करवा सकती है। ऑल्सो इट इज़ स्टिल नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सोशली एंड मॉरल इन जनरल, और वैसे भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि हम क्लोनिंग करके जानवरों को प्रोड्यूस कर रहे हैं या ह्यूमंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में आपको बच्चे दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मिलती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है। एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास लेयरिंग का प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये सारे आर्टिफिशियल मोड हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं कि प्लांट के पास डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, जैसे डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अल्टरनेट विद द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन पढ़ा है हम लोगों ने। इफ़ द टू जनरेशंस आर वेजिटेटिवली सिमिलर सच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज रेफर्ड एज आइसोमॉर्फिक। अगर आप देखें कि जो स्पोरोफाइट बन रहा है और गैमेटोफाइट बन रहा है वो बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, तो वो आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, और अगर एक दूसरे से डिफरेंट है देन इट इज़ नॉन एज द हेट्रोमॉर्फिक। Seed plants are predominantly present all around us due to their better sexual reproduction mechanism like modification of flower and inflorescence for the pollination। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नॉन सीडेड प्लांट्स के इसमें जो सीडेड प्लांट्स हैं ना वो ज़्यादा मिलते होते हैं आसपास। उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने फ्लावर को मॉडिफाई कर लिया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी इन्फ्लोरेसेंस को, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, उसको जो है वो मॉडिफाई कर दिया फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इन्वॉल्विंग गैमीट ट्रांसफ़र बाय पोलन ट्यूब, फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा फिर क्या कि जो एम्ब्रियो बनता है उसके लिए फूड स्टोर्ड मौजूद है, स्टोर्ड फूड मौजूद है एंडोस्पर्म की शक्ल के अंदर, प्रोटेक्शन बाय सीड को, डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। Seeds are capable of enduring unfavorable condition in dormant form, which is known as seed dormancy, and as soon as condition become favorable for establishing seedling, it germinate। ये हमने पढ़ा था कि सीड अपने आप को डॉर्मेंट कर लेते हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन में ले जाते हैं, और फिर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो जर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर आप येलो बॉक्स देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एन अडाप्टेशन इन लैंड अडाप्टेशन बाय द स्पर्मेटोफाइट, यानी पोलन ट्यूब का बनना जो है वो एक अच्छी अडाप्टेशन है। पोलन ट्यूब एक्ट एज व्हीकल फॉर मेल गैमीट फ्रॉम देयर सेफ ट्रांसफ़र टू फीमेल गैमीट इन ओव्यूल इन द हॉस्टाइल लैंड इन्वायरमेंट। यानी कि क्यों किस तरह से है कि अब चांसेस तो कम होते हैं ना, इन्वायरमेंट एयर जहाँ पर है या फिर हमारा ये जो एरिड कंडीशन है यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होके जो है वो जा रहा है उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, और चांसेस भी हों कि वो हर हाल में उसके अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि फिर एक स्ट्रक्चर बन गया पोलन ट्यूब। तो जैसे ही पोलन ट्यूब वो कोई भी पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर गिरता है वहाँ पोलन ट्यूब बन जाती है, और पोलन ट्यूब जो है वो सीधा जा रही होती है ओव्यूल के पास, वहाँ पर एग मौजूद होता है और पोलन ग्रेन जो है वो उसके साथ जर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह से जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ साइकिल्स हैं, इनको आप देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट साइकिल को, इसको देखेंगे आप। इसमें क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है थैलस गैमेटोफाइट। ये हमारे पास एक थैलस हैप्लॉइड है, ये आपको लाइफ साइकिल दिया हुआ है ब्रायोफाइट का। अब जो थैलस है गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब है उसमें मेल गैमेटोफाइट भी मौजूद है, फीमेल गैमेटोफाइट भी मौजूद है। फीमेल गैमेटोफाइट को आर्चिगोनिया कहा जाता है और मेल को एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में एंथ्रीजॉइड्स बनेंगे और जो आर्चिगोनिया उसके अंदर बनेंगे ओस्फेयर्स। जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो मोटाइल हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं, वो स्विम करके मॉइस्चर सरफेस के ऊपर मूव करते करते पहुंचेंगे ओस्फेयर के पास। ओस्फेयर के साथ जैसे ही वो पहुंचेंगे वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा जाइगोट। जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करके या डेवलप करेगा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से जो है वो स्पोर्स बनेंगे।
पेरिस्पोर मदर सेल बनेगा विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। फिर उसके अंदर मियोसिस होगी और उसके अंदर बहुत सारे जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट करके दोबारा से थैलस बना लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर ये हो रहा है। फिर आपके पास आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है ये स्टार्ट होगा फीमेल प्रोथैलस और मेल प्रोथैलस से, ये यहाँ से बल्कि प्लांट से। प्लांट जो है वो इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। प्लांट के ऊपर जो है फीमेल कौन भी बन रही है और मेल कौन भी बन रही है। फीमेल कौन भी बन रही है, मेल कौन भी बन रही है। फीमेल कौन के अंदर मेगास्पोरेंजिया है और उसमें मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है जो मियोसिस की मदद से मेगास्पोर्स बनाएगा। और जो मेल कौन है उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद है और वो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं आपस में, अब जैसे जो माइक्रोस्पोर है ये मूव करता हुआ आएगा मेगास्पोर के पास, पोलिनेशन हो गई, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई। कुछ चीज़ें फीमेल प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस। जो मेल प्रोथैलस है उसमें एंथ्रीडियल सेल बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल प्रोथैलस में आर्चिगोनिया बनेगा, ओस्फियर बनेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फिर जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी पोरन ट्यूब मूव करके फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएगी। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बन जाएगा जाइगोट और जाइगोट जो है वो फिर डेवलप करा के कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो बना लेगा। इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर आप देखो तो इसमें भी इस तरह से ट्री से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। अगर उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो वो तो वैसे का वैसे बना लेगा। अब उस पर बनते हैं फ्लावर। फ्लावर में माइक्रोस्पोरोफिल भी मौजूद होते हैं, मेगास्पोरोफिल भी मौजूद होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन, मेगास्पोरोफिल कार्पल्स। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर, पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा और मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स। इस तरह से मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजिया, फिर मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद मेगास्पोर्स। फिर ये आपस में पोलिनेशन हो गई और उसके नतीजे में फिर वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस बना और वेस्टिजियल फीमेल प्रोथैलस बना। मेल प्रोथैलस में 2 मेल जेनेटिक न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और जो फीमेल है उसमें आप देखेंगे एग मौजूद है। एक एग है, 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनेप्टिड्स हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो ये इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है वो फीमेल प्रोथैलस के अंदर मौजूद होती हैं। जो मेल प्रोथैलस का गैमेटोफाइट है, गैमेट है, वो फिर पोलन ट्यूब के ज़रिए मूव करता करता फीमेल तक आया। अब फीमेल के जो एग्स हैं ना, एग है उसके साथ जब वो एक न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा और पोलर न्यूक्लियाइड के साथ जब वो करेंगे तो फिर ट्रिपल बनेगा, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो पहले से ही 2n है। अब जो स्पर्म आ रहा है वो भी n, 2n + 1 = 3, तो ट्रिप्लॉइड बनेगा। ट्रिप्लॉइड जो है वो फिर अपने आप को एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर देगा और जो जाइगोट है वो बना लेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है उसके अंदर सीड बनेगा और उसके बाद उसी तरह से फर्टिलाइजेशन होगी और जर्मिनेशन होगी और फिर नया प्लांट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये तो हो गए ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द सीड फॉर्मेशन या विदाउट द फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दस नो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस। जैसे बनाना, पाइनएप्पल एंड सम वेराइटीज ऑफ orange and grapes. Such development is called the parthenocarpy. It is due to the hormonal imbalance. Usually high oxygen level occur in these ovaries. So parthenocarpy is sometimes artificially induced for commercial purpose by adding oxygen as in tomato and pepper. तो बाज़ हम आर्टिफिशियल तरीके से भी पार्थिनोकार्पी करवाते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से भी पार्थिनोकार्पी हो रही है। उसके बाद है सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीड या एम्ब्रियो अपने आप को इतनी स्लो मेटाबॉलिज्म की तरफ लेके चला जाता है कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्वाइव कर सके। तो आमतौर पे ऐसा कब करते हैं? ऐसा होता उस वक्त जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि वाटर स्कैरिसिटी, लो टेम्परेचर हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रेस्ट द एम्ब्रियो सीज और लिमिट इट्स ग्रोथ। दिस इज़ ऑफ ग्रेट सर्वाइवल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट in that it prevent the dormant seed from germinating in response to the conditions such as warm spell in water which although apparently favorable are only temporary. तो इसमें क्या, सीड डॉर्मेंसी का एक फ़ायदा ये होता है कि जब अपने आप को सीड डॉर्मेंट कर लेता है तो वो जो है वो ऐसी कंडीशन में जो है वो जर्मिनेट करने से बच जाता है जो उसके लिए फेवरेबल ना हो। Germination or resumption of normal growth by dormant embryo requires certain very
precise combination of environment cues to avoid any accidental stimulus such which may prove fatal later on. तो खैर वो कहते हैं कि जर्मिनेशन अगर हो जाए तो फिर वो नॉर्मल ग्रो कर जाता है, लेकिन वैसे जो एक्सीडेंटल स्टिमुलस से जो है हमेशा सीड को बचाना चाहिए। एक्सीडेंटल स्टिमुलस का मतलब है एकदम से आप उसको लाइट दे दो, एकदम से आप उसको टेम्परेचर दे दो। फिर आता है फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सेट। तो फ्रूट राइपनिंग कब होती है? फ्रूट राइपनिंग कहते हैं फलों का पक जाना, फ्रूट सेट कहते हैं फल का बनना। तो germinating pollen grain is not only an important structure for safe transfer of gamete and insurance of fertilization but also a rich source of auxin as well as commonly stimulating the tissue of style and ovary to produce the more auxin। तो इसमें germinating pollen में सिर्फ और सिर्फ gametes या फिर fertilization की इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि उसमें ऑक्सिन भी है। ऑक्सिन जो है वो फिर एक दफ़ा स्टाइल और ओवरी के ऊपर आ जाए तो उसके अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है। दिस ऑक्सिन इज नेसेसरी फॉर फ्रूट सेट retention of the ovary which become the fruit after fertilization. Without its abscission of flowers normally occur leading to low fruit yield। तो आमतौर पे वो कहते हैं अगर ये ना हो तो फूल जो है वो पहले गिर जाते हैं और ज़ाहिर है फ्रूट नहीं बनता। After fertilization the ovary and the ripe seed continue to produce auxin which stimulate the development. Developing seeds are not only a rich source of auxin and gibberellin but also of cytokinin. These growth substances are mainly associated with the development of the embryo and accumulation of food reserve at the seed and more time in pericarp। तो आमतौर पे वो कहते हैं कि जब सीड जो है वो डेवलपिंग कंडीशन के अंदर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन नहीं है, बल्कि साइटोकाइनिन भी, और साइटोकाइनिन भी ग्रोथ रेगुलेटर है। फ्रूट राइपनिंग क्या? इट इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय अ बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी वी कॉल द क्लाइमैक्ट्रिक। This associated with the ethane production which help in ripening of the fruit। तो आमतौर पे वो कहते हैं कि फ्रूट राइपनिंग होती क्या है कि जब एक फल जो है पक जाता है तो उसमें एक बर्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच इज़ नॉन एज क्लाइमेट्रिक। तो ये जो है वो फिर इथेन प्रोड्यूस करता है और इथेन जो है वो फिर आगे फ्रूट बनाने में और उसकी राइपनिंग के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।